हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और लंबे इंतजार के बाद आज फिर से हाजिर हूं, कुछ बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानियों लेकर आप लोगों को डराने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मजा लीजिए। इन सच्ची डरावनी कहानियों का मेरा नाम शुभम गुरुंग है। मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूं। मैं भूत प्रेतों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन एक घटना ने मुझे सच में हिला के रख दिया था। ये 8 साल पहले की बात है। मेरे अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे धनबाद में ही एक किराए के मकान में रहा करते थे। मेरे अंकल काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं जब भी अपनी आंटी के घर जाता तो मुझे वहां बहुत अजीब सा लगता कि कोई इस घर में है जो मुझे वहां अपने होने का एहसास दिला रहा है। एक दिन मेरी आंटी अपने बच्चों को सुबह स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी उनकी नजर उनके पूजा घर में पड़ी। उन्होंने देखा कि जिस घर में वो रोज पूजा करती थी, वहां रखी भगवान की सारी तस्वीरें नीचे गिरी हुई थी। वो देख के आंटी को अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद किसी चूहे ने वो तस्वीरें गिरा दी होंगी। उन्होंने फिर से वो सारी तस्वीरें उठा के मंदिर में रख दी, लेकिन अगली सुबह आंटी ने देखा कि वो सारी तस्वीरें फिर से नीचे गिरी हुई थी। एक मूर्ति भी नीचे गिर के टूट चुकी थी, लेकिन वो मूर्ति बहुत भारी थी। कोई चूहा उसको नहीं गिरा सकता था। उस दिन के बाद से ये रोज होने लगा। हर सुबह मंदिर में रखी तस्वीरें नीचे गिरी मिलती आंटी को भी अब डर लगने लगा था। आंटी के यहां एक काम वाली काम किया करती थी और वो आंटी के यहां ही रहती थी। तो एक रात आंटी, अंकल और उनके बच्चे घर से बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। रात में वो मेड घर पे अकेली थी। जब काफी रात हो गई तो आंटी अंकल ने घर फोन किया पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उनकी मेड फोन उठा ही नहीं रही थी। तो वो सब लोग जल्दी जल्दी घर पहुंचे तो देखा कि वो मेड एक कोने में बैठी रो रही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। आंटी ने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसको तेज बुखार भी आ गया था। आंटी ने उसको दवाई दी और वो अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन मेरे अंकल घर में कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका डॉग जिसको वो ब्लैकी बोलते थे, उनको उसके जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। अंकल जल्दी से बाहर गए तो देखा कि जिस कमरे में आंटी पूजा क्या करती थी, ब्लैकी उसी कमरे की तरफ देखकर बहुत ही जोर जोर से भौंक रहा था। अंकल जल्दी से उस रूम के अंदर गए तो देखा कि भगवान की सारी तस्वीरें भी नीचे टूटी पड़ी थी। तभी उनको वहां किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुन के अंकल बहुत डर गए और अपने कमरे में वापस चले गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता बहुत कमजोर लग रहा था। अंकल ने उसे खाना भी दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा था। अंकल ऑफिस के लिए निकल गए। फिर मैं और मेरी मम्मी भी आंटी के यहां चले गए उनसे मिलने के लिए। मैंने देखा कि ब्लैकी बहुत बीमार पड़ गया था। ना ही वो कुछ खा रहा था, बस उल्टियां किए जा रहा था और हमारे देखते ही देखते वो जमीन पे गिरा और मर गया। आंटी रोने लगी। उनके बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। वो भी बहुत रो रहे थे। फिर शाम को हमने उसे दफना दिया और घर वापस आ गए। मेरे अंकल उस दिन किसी काम से बाहर गए हुए थे। उन दिनों मेरी छुट्टियां भी चल रही थी, इसीलिए मैं भी कुछ दिनों के लिए आंटी के यहां ही रुक गया। वो मेड भी अपने गांव गई हुई थी। गर्मियों का सीजन था, इसीलिए लाइट भी बहुत जाती थी। रात के टाइम में और मेरे कजिन्स घर के बाहर ही बैठे रहते थे। उनके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, जो कि रात में बहुत ही डरावना नजर आता था। उस रात लाइट गई हुई थी। हम सब लोग पेड़ के नीचे बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक मेरी नजर उस पीपल के पेड़ के ऊपर पड़ी। मेरे होश उड़ गए। उस पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, दूसरी औरतों जैसा। उसको देख के मैं बहुत डर गया, लेकिन मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया और सीधा घर के अंदर चला गया।
फिर अगली सुबह ही आंटी घर में काम कर रही थी कि अचानक मुझे उनके चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं भाग के उनके पास पहुंचा तो देखा कि वो जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उनको जल्दी से उठाया और सोफे पर लिटाया। आंटी ने बताया कि वो काम कर रही थी कि किसी ने उनको पीछे से तेज धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उस वक्त घर में सिर्फ आंटी और मैं ही थे। मेरे कजिन्स भी स्कूल गए हुए थे, तो उनको धक्का कौन दे सकता था। फिर कुछ घंटे बाद मेरे कजिन्स भी स्कूल से वापस आ गए। उन दिनों मेरे कजिन के पेपर चल रहे थे, इसीलिए वो रात में देर तक पढ़ाई करता रहता था। रात में हम लोगों ने खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। लेकिन फिर 12:30 बजे अचानक मेरा कजिन भागते हुए मेरे पास आया और मुझसे लिपट के रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि जब वो टॉयलेट करके बाथरूम से वापस आ रहा था, तो वो जैसे ही अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां एक औरत अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर बैठी है। वो देख के वो बहुत ज्यादा डर गया और भाग के मेरे पास आ गया। अगले दिन मैंने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई। उस दिन अंकल और उनकी मेड भी घर में आ चुके थे। मेरे मम्मी पापा भी वहां आए हुए थे। मेरे कजिन ने भी सारी बात उनको बता दी। उस मेड ने भी बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि वो उस रात कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसे वहां एक काला साया दिखाई दिया जो उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। उसको देखकर वो बहुत डर गई और एक कोने में जाके छुप गई। सबको समझ आ गया था कि ये घर ठीक नहीं है। आंटी अंकल ने वो घर छोड़ देने का फैसला किया और मकान मालिक को बोल दिया कि वो 2 दिन में ही उस घर को खाली कर देंगे, और 2 दिन बाद ही वो लोग एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। जिस घर में वो गए थे, उसके मकान मालिक ने उनको बताया कि जिस घर में वो पहले रह रहे थे, वहां पहले एक आदमी अपनी पत्नी और 5 साल के बच्चे के साथ रहता था। वो आदमी रोज दारू पी के आता और आके घर पे लड़ाई करता। एक दिन उसकी बीवी को पता चला कि उसका चक्कर किसी दूसरी औरत से भी है, तो उस शाम जब वो आदमी घर आया तो उसकी बीवी उससे झगड़ा करने लगी और बोली कि मैं पुलिस के पास जा रही हूं। तो उस आदमी ने गुस्से में उसके सर पे एक लोहे की रॉड मारी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद उसने अपने बच्चों को भी मार डाला और अपनी बीवी के सारे जेवर लेकर वहां से भाग गया। उस औरत और उसके बच्चे की लाश कई दिनों तक वही पड़ी सड़ती रही। आज उस बात को बीते 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उसी घर में भटक रही है। मेरा नाम स्वरूप है। मैं महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाला हूं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये कुछ महीने पहले की है। हम लोग अपने गांव गए थे, लेकिन वहां जाते हुए हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सब लोगों को बहुत डरा दिया था। हम लोग शाम को 6:30 बजे निकले थे। मेरे पापा कार ड्राइव कर रहे थे और हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर आपकी हॉरर स्टोरी सुनते हुए जा रहे थे। हमने रात 2 बजे तक आपकी स्टोरी सुनी और फिर हम दोनों कार में ही सो गए। मुझे अच्छे से याद है, सोते सोते रात 3:30 बजे अचानक मेरी आंख एक ट्रक के हॉर्न से खुल गई। उस वक्त तक मेरे पापा को भी नींद आने लगी थी, तो हमने पापा को कहा कि आप कहीं कार साइड में लगा के थोड़ा आराम कर ले। पापा ने वैसे ही किया। रास्ते में एक वीरान सा पेट्रोल पंप था। पापा ने वहां कार रोक ली। वो पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। हम सब कार में ही बैठे बैठे सो रहे थे। फिर ठीक सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली। मुझे टॉयलेट जाना था, लेकिन उस जगह को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं हिम्मत करके कार से उतरा और टॉयलेट करके मैं जैसे ही वापस आ रहा था, तो मुझे वहां कुछ दूर एक पागल सी औरत खड़ी दिखाई दी। वो औरत बहुत डरावनी थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं उसको देखकर बहुत डर गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो औरत मुझे गालियां देने लगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी तरह गाड़ी में वापस आया और सबको उठा के उस औरत के बारे में बताया। मेरी बात सुन के पापा ने कार स्टार्ट कर ली और वहां से जाने लगे।
लेकिन हमारी कार वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। पापा ने साइड मिरर में देखा तो देखा कि वो औरत पीछे से हमारी गाड़ी को पकड़ के खड़ी थी। मेरे पापा हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। पापा जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और ऐसा करते ही वो औरत वहां से गायब हो गई। हम लोग उसी वक्त वहां से निकल पड़े और कुछ दूर जाके 7 बजे एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुक गए। वहां नाश्ता करते हुए हमने उस दुकान वाले को उस औरत के बारे में बताया तो उसने हमें उस पेट्रोल पंप की कहानी बताई। उसने बताया कि 1520 साल पहले उस पेट्रोल पंप के मालिक का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर था। जब उसकी बीवी को ये बात पता चली तो उसने उसी पेट्रोल पंप पे आके खुद को आग लगा ली। उस दिन से वो औरत चुड़ैल बन के उसी पेट्रोल पंप पे रहती है। मेरा नाम आयशा है। मैं मुंबई की रहने वाली हूं। मैं जो बात आपको बताने जा रही हूं, ये सब मेरे साथ आज से 8 साल पहले हुआ था। मेरी शादी से 2 साल पहले मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मुंबरा के एक गार्डन में गई थी। वहां काफी देर मस्ती करने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। मेरी एक फ्रेंड फोन में बातें करती हुई धीरे धीरे आ रही थी और हम सब लोग आगे आ गए थे। मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा था तो मैंने अपने दोस्त को आवाज लगाई कि जल्दी आ जाओ, मगरिब का टाइम हो रहा है। फिर हम लोगों ने जल्दी से ट्रेन पकड़ी और घर वापस आ गए। घर आने के बाद मेरे भाई ने मुझसे कुछ काम करने को कहा तो मुझे पता नहीं क्यों उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ गया, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करती थी। मैं अपने भाई की हर बात मानती थी और उससे डरती भी थी। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने भाई को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत मारा। मैं रोते रोते अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब मैं अपने कमरे में थी तो मुझे अपनी खिड़की के बाहर एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। वो दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। उसके पूरे शरीर पे कटने के बहुत सारे निशान बने हुए थे। उसके बाल घुंघरालू थे और उसकी उम्र 1415 साल की लग रही थी। वो हमारे एरिया का भी नहीं था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन अपने बच्चे को रात के 2 बजे यहां छोड़ गया है। कुछ देर बाद मैंने फिर से बाहर देखा तो वो लड़का वहां नहीं था। मैं भी कुछ देर बाद सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अम्मी ने कहा कि तू आज कॉलेज मत जा, लेकिन मुझे जाना था। ट्रेन में जाती हुई मैं उसी लड़के के बारे में ही सोचे जा रही थी। फिर शाम को कॉलेज से आते हुए मुझे वही लड़का फिर से ट्रेन में दिखाई दिया। मैंने अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताया, लेकिन उनको वो दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था। मैंने घर आकर अम्मी को बताया तो अम्मी बोली कि उनको कल ही मेरी हरकत देखकर शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं बहुत ही सिंपल और नमाजी लड़की हूं, इसलिए हमने उस वक्त उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद वो लड़का मुझे कई बार दिखाई देने लगा। जब भी वो मुझे दिखता, हमेशा किसी गंदी जगह पर खड़ा दिखाई देता। मैंने अम्मी को फिर से उसके बारे में बताया कि वो लड़का हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी और मैंने नमाज भी पढ़ना छोड़ दिया था। बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बात बात पे लड़ने लगी थी। फिर एक दिन मेरी अम्मी मुझे हमारे पीर साहब के पास लेकर गई। जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तुम अंदर मत आओ, बाहर ही बैठो। मेरी अम्मी और खला अंदर गई तो पीर साहब ने उनको बताया कि वो लड़का अभी भी उसके साथ ही है और वो बहुत ही नापाक और गलीज है, इसलिए मैंने उसको अंदर आने से मना कर दिया। फिर उन्होंने अम्मी को एक तावीज दिया। अम्मी ने घर आके वो तावीज मुझे पहना दिया, जिसके बाद वो लड़का मुझे दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन कॉलेज में मेरे सब दोस्त मेरे ताबीज का मजाक बनाते थे, इसलिए एक दिन मैंने वो ताबीज उतार दिया। लेकिन उसको उतारने के 1015 दिन बाद ही वो मुझे फिर से दिखाई देने लगा। लेकिन अब वो मुझे घर के अंदर भी दिखाई देने लगा था। मैं बहुत परेशान हो गई। हम लोग फिर से पीर बाबा के पास गए। उन्होंने पूछा, ताबीज कहाँ है?
मैंने कहा मैंने वो फेंक दिया क्योंकि मुझे वो दिखाई देना बंद हो गया था। इसीलिए मुझे लगा अब सब ठीक हो गया है। उन्होंने मुझ पे बहुत गुस्सा किया और मुझे फिर से एक ताबीज दिया और कहा कि अब जो कुछ भी हो जाए इसको मत उतारना। मैंने वैसा ही किया। अब वो लड़का मुझे दिखाई तो देता था, लेकिन वो मुझे दूर से ही देखता था, पास नहीं आता था। हम फिर से पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने इस लड़के को क्यों बुलाया था? मैंने कहा मैं तो उसे जानती ही नहीं, मैं इसे क्यों बुलाऊंगी? तो बाबा ने बताया कि उस लड़के ने उनको बताया कि मैं तो एक पटरी पर बैठा हुआ था, तो इस लड़की ने मगरिब के वक्त मुझे आवाज लगा के कहा कि आ जाओ, वरना मैं चली जाऊंगी। तब से मैं इसके पास आ गया। अब मैं इसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मुझे याद आया कि उस दिन मैंने अपनी फ्रेंड मिसबाह को आवाज देके बुलाया था। जब वो पीछे पीछे फोन पे बात करते हुए आ रही थी, उसने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे तावीज की वजह से मुझे नहीं मार पा रहा था। लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन वो शादी के बाद ससुराल में भी मुझे दिखाई देने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को भी सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक दूसरे बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड ऊपर छत पर से कूदने गए हैं। मैं भाग के गई तो देखा कि छत पर कोई नहीं था, लेकिन तभी मुझे वहां वही लड़का खड़ा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था और मैं भी धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी। मैं बस छत से गिरने ही वाली थी कि तभी बिल्डिंग का वॉचमैन ऊपर आ गया। लिफ्ट बंद करने उसको लगा मैं सुसाइड करने जा रही हूं। उसने उसी वक्त मुझे पकड़ लिया और मरने से बचा लिया। ऐसा और भी कई बार हुआ, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुझे बचाने आ जाता था। फिर मेरे ससुर जी ने मुझे इस बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मुझे एक बच्चे ने आके बताया था कि माहिर ऊपर सुसाइड करने गए हैं। मैं तो बस उन्हें ही देखने गई थी। फिर मेरी सास मुझे मुंबरा की एक दरगाह पर लेकर गई। उस दरगाह पर 2 सांपों का एक जोड़ा भी आता है। वहां बाबा ने उस लड़के को मुझसे दूर कर दिया। बाबा ने बताया कि वो एक छलावा था, जो कि बहुत ही ताकतवर था। इसीलिए वो ताबीज पहनने के बाद भी वो मुझे दिखाई देता था। बाबा ने उसको मुझ पर से उतार के एक मुर्गी पे टाल दिया और उस मुर्गी को ले जाके कब्रिस्तान में छोड़ दिया। तब से अब तक वो मुझे दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि उसने मुझ पर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। मेरी शादी को आज 6 साल हो चुके हैं। 5 सालों तक उसने मुझे इतना परेशान किया कि मैं आज भी उसके बारे में सोच के कांप जाती हूं। मेरा नाम शबन है और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूं। मैं जो कहानी आपको बता रही हूं, ये तब की है जब मैं 6 साल की थी। तब हमारे यहां एक फैमिली किराए पर रहने के लिए आई थी। उनके 3 लड़के थे। शुरू के 2-3 साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक उन लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लग गई। उस औरत का हस्बैंड किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगा। जब ये बात उस औरत को पता चली तो उनके घर में लड़ाइयां होने लगी। वो अपने पति को उस लड़की को छोड़ने के लिए बोलती तो वो कहता कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन गुस्से में आकर उस औरत ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगा ली। जलते हुए उसकी चीखें जब आसपास के लोगों ने सुनी तो सब भाग के उसके पास पहुंचे। वो औरत चीखती हुई लोगों से उसकी जान बचाने को कह रही थी, लेकिन लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। किसी तरह लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और उसको बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सिर्फ कुछ ही उसकी सांसें बची थी। सब लोग मिलकर जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उसको लेने से मना कर दिया। बोले ये तो पुलिस केस है, तो पुलिस को बुलाया गया। उसने पुलिस को बताया कि ये उसके पति की गलती नहीं है, उसने खुद अपने आप को आग लगाई है। जब उस लड़की के घर वालों को उसके बयान के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया और खुद उसको मार दिया।
उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को पैसे देके उस लड़के को जेल करवा दी। फिर कुछ साल बाद जब वो अपनी सजा काट के वापस आया तो वो घर खाली करके अपने बच्चों को लेकर चला गया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वो औरत मेरी बड़ी बहन को दिखाई देने लगी। वो अक्सर उनके पास आके बैठ जाती। कुछ दिन बाद वो मुझे और मेरी अम्मी को भी दिखाई देने लगी। एक दिन वो मेरी अम्मी से बोली कि ये कमरा मेरा है, यहां मैं रहती हूं, इनको यहां से निकाल दो, नहीं तो मैं इनको परेशान करती रहूंगी। मेरी अम्मी ने कहा कि ये घर मेरा है, तो वो बोली कि मैं इसी कमरे में रहूंगी, लेकिन ना मैं किसी को दिखाई दूंगी और ना ही मैं किसी को परेशान करूंगी। उस दिन के बाद से वो फिर कभी किसी को नहीं दिखाई दी। वो अब भी शायद उसी कमरे में ही रहती है। मेरा नाम अनिकेत है और ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब मेरे नाना नानी के साथ हुआ था। ये बात 2002 की है, जब मेरे नाना और नानी एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे। उस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे नाना नानी के सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक मेरी मम्मी और एक मेरी मौसी, और दोनों की शादी हो चुकी थी। इसीलिए मेरे नाना नानी ने मेरी बड़ी दीदी को अपने पास रख लिया था। उस कस्बे में जिस घर में वो रहा करते थे, वो घर उन्होंने नया नया खरीदा था। उस घर में जाके नाना नानी बहुत खुश थे, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि वहां उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों तक तो घर में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि घर में रखा दूध अपने आप खत्म हो जाता, जैसे कि किसी ने उसको पी लिया हो, दरवाजे पे किसी के रोने की आवाज आती, और भी बहुत कुछ उस घर में होने लगा था। साथ में मैं बता दूं कि जब मेरे नाना जवान थे तब वो एक पहलवान भी थे और वो झाड़ फूट भी किया करते थे। उस जगह वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए बीच बीच में उनकी नाइट शिफ्ट भी लगती रहती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक आंटी अपनी बहू को लेकर नाना जी के पास आई और बोली कि भाई साहब, आप तो झाड़ फूंक वगैरह जानते हैं, तो हमारी बहू को भी ठीक कर दो। उन्होंने बताया कि हमारा एक लड़का था जो कि एक एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन वो मरने के बाद हमें बहुत परेशान करता है। मेरी बहू जब भी प्रेग्नेंट होती है तो वो उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मार देता है। उन्होंने बताया कि वो लोग पहले भी कई बाबाओं और ओझाओं के पास जा चुके हैं, लेकिन उनके लड़के की आत्मा ने उन सब बाबाओं को मार दिया। क्योंकि वो जवानी में मरा था, इसीलिए वो बहुत ही ताकतवर शैतान बन चुका था, लेकिन मेरे नाना को ये बात पता नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस आंटी को मदद करने के लिए हाँ बोल दिया और उनके घर के चारों तरफ किले ठोक दी और उनको एक धागा दिया पहनने को। बोला कि इस धागे को कभी मत उतारना। कुछ दिन बाद उनकी बहू तो ठीक हो गई और उनके लड़के के भूत ने उसको परेशान करना भी बंद कर दिया। लेकिन मेरे नाना जी अचानक से बीमार हो गए और एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक से ये सब कैसे हो गया, क्योंकि एक दिन पहले तक नाना बिल्कुल ठीक थे। घर में अब नानी और दीदी अकेली रह गई थी, इसलिए मैं और मेरे मम्मी पापा भी कुछ दिनों के लिए उनके यहां रहने चले गए। नाना की मौत के बाद उस घर में रात भर किसी के हंसने तो कभी किसी के रोने की आवाज आती। हम सब लोग बहुत डर गए थे, इसीलिए रात में भी हम सब लोग एक ही कमरे में सोते थे। दरवाजा बंद करके एक दिन मेरे पापा वहां किसी पड़ोसी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब, हमें तो पहले से पता था कि आपके ससुर जी का बच पाना मुश्किल है, क्योंकि जो कोई भी उस भूत से लड़ता है वो आखिर में हार ही जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर शैतान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस घर में रहते हैं वहां पहले एक खाली प्लॉट था, और जब वो लड़का मरा था तो उसकी डेड बॉडी को उसी खाली प्लॉट में लाके रखा गया था, इसलिए उसकी आत्मा ने उसी जगह अपना डेरा जमा लिया है। पहले वो इनका इसलिए कुछ नहीं कर सका क्योंकि आपके ससुर खुद काली माता की पूजा करते थे, लेकिन जब उन्होंने उस पड़ोस वाले घर को कीरों से बांधा तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने आपके ससुर जी को मार दिया। लेकिन वो अब आपको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आप लोग यहां से कहीं दूर चले जाओ। पापा ने उनकी बात मान ली
और अगले ही दिन वो घर बेचने के लिए इसलिए घर चले जाऊं। एक कस्टमर को ढूंढ लिया, हमने वो घर खाली कर दिया और हम दिल्ली में सेटल हो गए। बहुत सालों बाद अब जब मैं वहां गया तो पता चला कि वो शैतान अब वो नहीं है। शायद उसको मुक्ति मिल चुकी है। अब मैं 20 साल का हूं और आज भी वो सब याद करता हूं तो डर जाता हूं। मेरा नाम राज राबड़ी है। वैसे तो हमारे यहां राबड़ी लोग गाय पालते हैं, लेकिन मेरे पापा भैंसे रखते हैं क्योंकि भैंस दूध ज्यादा देती है। हमने अपनी भैंसों के लिए एक तबेला भी बनाया हुआ था। एक दिन हम दूसरे घर में जाने वाले थे, इसलिए हमें वो तबेला भी बदलना पड़ा। इस बार जो हमारा तबेला था वो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर था और घर से तबेले के रास्ते में बहुत सारे खेत भी पड़ते थे। उनमें से एक खेत का मालिक अपने खेत में फसल उगा के उसे बिना काटे खेत बेच के शहर चला गया था। इसलिए अब वो खेत बच्चों के खेलने की जगह बन गया था। सुबह सुबह सब बच्चे वहां खेलने जाते थे, लेकिन रात में और दोपहर में कोई उस खेत में जाना तो दूर उसके पास से भी नहीं निकलता था, क्योंकि लोग बताते थे कि उस खेत में एक भूत का वास है। एक रात मेरे पापा ने मेरे बड़े भाई से तबेले में जाके भैंसों को देख के आने को कहा, क्योंकि तब हमारी एक भैंस के बछड़ा होने वाला था। मेरा भाई बहुत निडर है, तो पापा के कहने पर वो बिना डरे अपनी बाइक लेकर तबेले पर जाने के लिए निकल पड़ा। वो खेत वाले रास्ते से ही तबेले के लिए गया था। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझसे कहा कि तेरा भाई खाना खाए बगैर गया है, जाके उसको खाना दे आया। तो मैंने अपनी बाइक निकाली और उसको खाना देने निकल पड़ा। मैंने उस खेत वाले रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से जाने का फैसला किया, तो दूसरे रास्ते से होता हुआ जब मैं अपने खेत पहुंचा तो देखा कि मेरे भाई की बाइक वहां नहीं थी। मैंने अंदर जाके देखा तो मेरा भाई वहां भी नहीं था। मैंने तबेले के साथ वाले घर के एक लड़के से पूछा तो उसने बताया कि तेरा भाई तो यहां आया ही नहीं। तो मैंने जल्दी से उस लड़के का फोन लिया और पापा को फोन करके बताया, तो पापा ने कहा कि तू घर आ जा, वो शायद अपने दोस्त के घर सोने गया होगा। फिर मेरे पापा ने भाई के दोस्त के घर फोन करके पूछा तो पता चला कि वो वहां भी नहीं था। मेरे पापा घबरा गए। हम सब लोग घर में बैठे बातें ही कर रहे थे कि तभी मेरा भाई दरवाजा खोल के अंदर आया और रोने लगा। हमने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बोला कि जब वो बाइक लेकर खेत वाले रास्ते से जा रहा था तो उसको टॉयलेट लगी। वो टॉयलेट करने के लिए बाइक से नीचे उतरा तो किसी ने उसको पीछे से आवाज दी, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। भाई ने पूछा कौन है, तो आवाज आई तो आवाज आई, इधर आओ। जब भाई उस आवाज के पास गया तो उसने भाई पर हमला कर दिया। भाई गिर गया, उसके पैर में भी चोट लग गई। वो तेजी से भागता हुआ आया और बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट होते ही थोड़ी दूर जाकर रुक गई। भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक लड़की पीछे खड़ी थी और तभी वो भाग के उसके पास आने लगी। उसको अपने पास आता देख भाई बाइक छोड़ के वहां से भागने लगा, लेकिन पैर में चोट लगी होने की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। वो लड़की बिल्कुल भाई के पास पहुंच गई और बोली, अब तू कैसे बचेगा। लेकिन तभी उस लड़की ने एक चीख मारी और वहां से गायब हो गई। उसके बाद भाई किसी तरह भगवान का नाम लेते हुए बाहर रोड तक आ गया और वहां से ऑटो लेकर घर पहुंच गया। भाई की बात सुनकर दादाजी ने बताया कि वो हमारी कुल देवी है, जिन्होंने उसकी जान बचा ली। उस दिन के बाद से हम में से कोई भी उस खेत वाले रास्ते से नहीं गया। मेरा नाम मिष्टी है और मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूं, ये मेरे पापा ने मुझे बताई थी। पापा ने बताया कि एक बार जब मैं बहुत छोटी थी तो किसी बात को लेकर मम्मी पापा का बहुत झगड़ा हो गया था। रात के 1 बज रहे थे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि आसपास के सब लोग भी इकट्ठा हो गए। पड़ोसी घर पे आए और मम्मी पापा को शांत किया और उनको घर के बाहर ले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मम्मी पापा फिर से झगड़ने लगे। मैं और मेरी बहन रोने लगे तो साथ वाली आंटी ने मम्मी को हमें लेकर घर के अंदर जाने को बोला, तो मम्मी अंदर आ गई। पड़ोस के लोग भी अपने अपने घर चले गए,
लेकिन पापा गुस्से में घर के अंदर नहीं आ रहे थे, इसलिए मम्मी ने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। हमारा घर जिस एरिया में था वहां बहुत अंधेरा रहता था। पापा अकेले घर के बाहर ही बैठे थे कि तभी उन्हें वहां किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पापा के सामने गली की तरफ देखा तो देखा कि सामने से एक औरत आ रही है। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके पैरों में पुराने जमाने की लकड़ी की चप्पलें थी। चलते हुए उसके चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। उसका चेहरा डरावना था और देखते ही देखते वो उस गली से निकल के दूसरी गली में जाने लगी। पापा उसको देख के डरे तो थे, लेकिन पापा ने ऐसा दिखाया कि जैसे उन्होंने उसको देखा ही ना हो। पापा वैसे ही सिर पकड़े बैठे रहे, लेकिन उस औरत को पता था कि पापा ने उसको देख लिया है। ये सब होते हुए पापा की एक आंटी भी देख रही थी, तो वो आंटी जल्दी से बाहर आई और पापा को आवाज लगाई और पापा का हाथ पकड़ के उनको अंदर ले जाने लगी। इतने में वो औरत फिर से उनके पास आ गई और गुस्से से उनको घूरने लगी। उसने आंटी के पैर पर जोर से काट लिया और वहां से गायब हो गई। उस औरत ने आंटी को इतनी जोर से काटा था कि आंटी के पैर से खून निकलने लगा। उसके बाद अगले कई दिनों तक पापा और आंटी की तबीयत खराब रही। जब ये बात घर के सब लोगों को पता चली तो पता चला कि 3-4 दिन बाद मेरे मामा ने भी उस औरत को रात में घूमते हुए वहां देखा था। उस दिन के बाद से हमारे घर से कोई भी रात में बाहर नहीं घूमता। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रही हूं, ये ऐसी है कि जब मैं 7th क्लास में थी तो मेरी छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में मेरे सब दोस्त अपने गांव जाते थे, लेकिन हम नहीं जाते थे क्योंकि काम की वजह से मम्मी पापा को टाइम ही नहीं मिलता था। तो एक बार मेरी मौसी हमारे घर आई हुई थी। उन्होंने बताया कि वो अब गांव जाएंगी, तो मैं भी जिद करने लगी कि मुझे भी गांव जाना है, तो मम्मी मुझे मौसी के साथ गांव भेजने को मान गई। हमारा गांव रत्नागिरी में था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। मेरी मौसी का जो घर था उसमें आगे भी एक दरवाजा था और पीछे भी पीछे की तरफ एक खाली घर था जो कि बंद रहता था, और घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। मुझे वो पेड़ बहुत अट्रैक्ट करता था। मैं हर समय उस पेड़ के पास ही बैठी खेलती रहती। सब सोचते कि मैं क्यों उस पेड़ के पास इतना जाती हूं, लेकिन किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे बहुत अजीब लगने लगा। रात में सपने में अजीब अजीब चेहरे दिखाई देने लगे। वो गर्मियों के दिन थे, इसीलिए घर के कुछ लोग बाहर सोते और कुछ लोग अंदर, इसीलिए घर के कुछ लोग बाहर सोते और कुछ लोग अंदर। मेरी मौसी भी घर के बाहर सोई हुई थी। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या टाइम हुआ था, लेकिन घर के सब लोग सो चुके थे। मैं भी खाना खा के सो गई थी, लेकिन सोते सोते किसी आवाज से मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैंने देखा कि आसपास के कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते इतनी जोर जोर से भौंक रहे थे कि सबकी आंख खुल गई। फिर हमने कुत्तों को भगा दिया। मुझे ये सब नॉर्मल लगा। मैं फिर से अपना मुंह ढक के सो गई, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही किसी ने मेरे मुंह से चद्दर खींच ली। मैं डर गई और अपनी आंखें बंद करे रही। कुछ देर बाद मैंने आंख खोली तो देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था। सब लोग अंदर जा चुके थे। मैं बहुत डर गई कि इतने अंधेरे में सब लोग मुझे अकेला छोड़ के अंदर कैसे जा सकते हैं। मैं उठी और अंदर जाकर मौसी के साथ सो गई। अगले दिन मैं अपने चाचा की बेटी, जो कि मुझसे 1 साल बड़ी थी, उसके साथ खेल रही थी और खेलते खेलते हम दोनों दरवाजे पर ही सो गए। सोते सोते मुझे फिर से कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन वो किसी कुत्ते की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी के घुर्राने की आवाज थी। बहुत डरावनी आवाज थी। हम दोनों बहुत डर गए और उठ के वहां से भाग गए। अगले दिन मैं सुबह नाश्ता करके उस पेड़ के पास बैठी खेल रही थी। मेरी मौसी भी वहां आ गई, तो मैंने उनको उस गुर्रानी की आवाज के बारे में बता दिया। तो मेरी मौसी मुझे उसी वक्त पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के पास ले गई। वो आंटी इन सब चीजों को देखती थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझ पर कुछ झाड़ फूंक किया और फिर हम घर वापस आ गए। तब तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में मैंने अपनी मौसी से पूछा तो उन्होंने बताया
कि उन आंटी ने बताया था कि उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा रहती है। वो औरत जब प्रेग्नेंट थी तो उसने उस पेड़ पर फांसी खा ली थी, इसीलिए उसको बच्चे बहुत पसंद हैं और इसी वजह से वो मुझे अपने पास खींचती थी। उस दिन के बाद से मौसी कभी मुझे उस पेड़ के पास नहीं जाने देती थी। मेरा नाम सुभाष है। मैं दुबई में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं बहुत बीमार था। उस दिन मुझे कंपनी से छुट्टी भी नहीं मिली थी। मेरी ड्यूटी दुबई के डिस्कवरी गार्डन के सामने वाले एक खुले मैदान में थी। जिस जगह मेरी ड्यूटी थी वहां 2 किलोमीटर तक पूरा खाली मैदान ही था। दिन में वहां लेबर्स काम करते थे, लेकिन रात में वहां कोई नहीं रहता था, सिवाय फ्राइडे के, जब वहां रात में भी काम चलता था। अभी कुछ दिन पहले जब मेरी नाइट ड्यूटी थी तो मैं रात में वहां पेट्रोलिंग कर रहा था। मैं वहां पेट्रोलिंग कर ही रहा था कि मुझे वहां कुछ अजीब सी लाइट दिखाई दी। मुझे लगा शायद कोई गाड़ी वहां आई होगी, तो मैं एक टॉर्च लेके चेक करने के लिए उस तरफ निकल गया, 100 मीटर की दूरी तक। वो लाइट मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो वो रोशनी अचानक से वहां से गायब हो गई। उस वक्त मुझे लगा कि वो शायद मेरा वहम है और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस जाने लगा। लेकिन मैं जैसे ही पलटा, मुझे वहां सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जब मैंने उसको अपने पीछे देखा तो मैं इतना डर गया कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं जोर से चिल्लाता, लेकिन वो अभी भी मेरे सामने ही खड़ी थी। अचानक उसने मुझे मेरी गर्दन से जोर से पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब हो गई। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने उसी वक्त अपने सुपरवाइजर को फोन करके सब कुछ बताया, लेकिन उसने मेरी बात मानने के बजाय उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करके फोन काट दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। ऊपर से मेरी तबीयत भी पहले ही खराब थी। मैं मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मैं अपनी फैमिली को याद करने लगा। मैं एक बार अपनी फैमिली से बात करना चाहता था, लेकिन मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, चाहे मैं वही क्यों ना मर जाऊं। मैं किसी तरह भगवान को याद करता हुआ अपनी कैबिन में पहुंचा और सो गया। लेकिन वो सब अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही मैं सोया, मेरी आंख अचानक से फिर से खुल गई। वो डरावनी औरत फिर से मेरे सामने खड़ी थी। मुझे नहीं पता वो सपना था या हकीकत, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सपना नहीं था। वो औरत मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। वो मुझे जोर जोर से थप्पड़ भी मार रही थी। दर्द से मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मुझे यकीन था कि आज मेरी आखिरी रात है। कुछ ही देर बाद मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह पड़ा हुआ था जहां वो औरत मुझे पहले दिखी थी। मैंने अपनी कंपनी को बोल दिया कि अगर मुझे उस जगह काम करने वापस भेजोगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, चाहे मुझे 10 गुना सैलरी ही क्यों ना दे दो। तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी। मैंने जो कहानी आपको बताई है उसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच है।